हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 7। ओके, इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 6 में काफ़ी सारी टर्म्स डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये आपका बेसिक है अकाउंटिंग का। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, गुड्स, वाउचर्स एंड डिस्काउंट के बारे में। और मैं आप लोगों को काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। अब आप ये समझिए, जो सेल है, हमारी जो सेल है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो, कैश में तो हमें उसी टाइम पैसा मिल जाता है। जब बात आती है क्रेडिट सेल की, तभी हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्म अराइज होती है। ठीक है, देखिए, ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना, गुड्स और सर्विसेज दोनों टर्म लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कईयों का काम गुड्स में डीलिंग होता है, कईयों का सर्विसेज में। ओके, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, अब जो ट्रेड रिसीवेबल है, एक चीज ध्यान रखना, उसमें डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होंगे। एक चीज होती है, कई बार आपसे पूछा जाए कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ध्यान रखना, जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, वो बड़ी टर्म है बिल्स रिसीवेबल से, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें हमारा डेटर प्लस बीआर दोनों आते हैं। अब डेटर प्लस बीआर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो टर्म है डेटर, डेटर का मतलब यहाँ पे ये है, रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। ये बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है। अब जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, तो मान लो हमारी एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड हमारी कंपनी है। ओके, और हमने क्या किया, देखिए, ए बी लिमिटेड हमारी कंपनी है, हमने एक पर्सन है सी, उसको जो है क्रेडिट में सेल किया है सामान। ओके, अब यहाँ पे जो है सी हमारा डेटर कहलाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी ने सी से पैसे लेने हैं। ठीक है, देखिए, डेटर्स जो होते हैं स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस। टू द बिजनेस मतलब उन्होंने बिजनेस को पैसे देने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹50,000, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लो गुड्स 50,000 की हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, he will continue to remain the debtor of the business so long as he does not make the full payment। यानी कि जब तक वो पूरे के पूरे 50,000 नहीं दे देता, तब तक वो डेटर ही माना जाएगा। जब वो पूरी पेमेंट कर देगा तो ध्यान रखना, जो डेटर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो टर्म है हमारी बिल्स रिसीवेबल। अब मैं आपको बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताऊंगी, पहले आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया, ए बी लिमिटेड है, ठीक है, उसने सी को क्रेडिट में सेल किया। अब क्या होगा कि ए बी लिमिटेड एक बिल बना लेगी। ठीक है, सपोज 2 मंथ्स का बिल बना लेगी कि सी ने 2 मंथ्स के बाद पेमेंट देनी है। तो अब हमें प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हाँ, तो वो क्या करेगा, जो बिल बनाया है ना वो सी को दिया जाएगा और सी उस बिल को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, जब सी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, वो है बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल हमारे लिए है, एबी लिमिटेड के लिए रिसीवेबल है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं। ठीक है, सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट, यानी कि ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है, एबी लिमिटेड कंपनी हमारी। ठीक है, एंड गेट्स इट्स बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई, यानी कि सी यहाँ पे ड्रॉई है क्योंकि हमने उससे अपना बिल एक्सेप्ट करवाया है। Thus, bills receivable is an accounting term for bills of exchange drawn on debtors or received by way of endorsement from them। Okay, जो अमाउंट डिस्क्राइब होता है बिल में वो रिसीवेबल होता है एट अ फ्यूचर डेट। जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है कि 2 मंथ्स के लिए हो। ओके,
और जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो हमारी करंट एसेट्स होते हैं। ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्यों? क्योंकि वो विद इन 1 ईयर, 1 ईयर तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे वो है हमारी ट्रेड पेएबल। ओके, ट्रेड पेएबल डिस्कस करेंगे अब हम। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल बताया था, ट्रेड रिसीवेबल में आपको मैंने क्या बताया था? डेटर्स प्लस बीआर, यही बताया था। इन द सेम वे ध्यान रखना है, अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स प्लस बीपी। अभी ये दोनों टर्म मैं आपको बताऊंगी जिनको नहीं पता है। ओके, अब होगा क्या, जैसे आपने सेल क्रेडिट में किया वैसे आप परचेज भी तो क्रेडिट में करते हो ना। तो देखिए, ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ द गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, जो ट्रेड पेबल है उसमें आपका दोनों चीजें आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी एंड बिल्स पेबल्स भी। ये चीज ध्यान रखना, इसमें हमारी दोनों चीजें आती हैं। ट्रेड पेबल्स में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिटर्स के बारे में। अब जो क्रेडिटर्स हैं, अब जैसे डेटर्स से हमने पैसा लेना है, तो जो हमारी जैसे एबी लिमिटेड है तो उसने पैसा देना है। किसको देना है? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स मतलब किसी भी मान लो सप्लायर से हमने कोई भी चीज क्रेडिट में लिया है। ओके, देखिए, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड or services procured on credit and payment has not been made to them, some money still owing to them। ध्यान रखना, owing to them, उनको देना है। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। थोड़ा लैंग्वेज आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएंगी चीजें। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स वर्थ ₹20,000 वो आर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, then he will continue to remain the creditor of the firm so long as the full payment is not made to them। obvious है, गोविंद से हमने परचेज किया है क्रेडिट पे 20,000 की गुड्स को, तो जब तक हम उसको फुल पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो हमारा क्या रहेगा? क्रेडिटर रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें बिल्स पेएबल की, तो यहाँ पे आपको बिल्स पेएबल का ये समझना है, जैसे बिल्स रिसीवेबल में हम लोग सामने वाले पर्सन से बिल्स को एक्सेप्ट करवाते थे, बट यहाँ पे हमें खुद एक्सेप्ट करना है क्योंकि पेमेंट हमें करनी है। ठीक है, सो बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड्स, यानी कि मान लो हमने उधार में परचेज किया है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमारे लिए ये चीज बिल्स पेएबल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो गया बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, Thus, bills payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of creditors। ये बिल्कुल सही है इसका मीनिंग। देखिए, bills payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of creditors। हमने accept किया है creditors की फेवर में। ठीक है, जो अमाउंट स्पेसिफाइड होता है बिल में वो हमें पेबल करना होता है एट अ फ्यूचर डेट। देखिए, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गुड्स। गुड्स अगर हम बात करें तो जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है वो उसके लिए गुड्स बोलते हैं हम उस टर्म को। ठीक है, मान लो फर्नीचर का है बिजनेस, तो जो चेयर्स टेबल्स फर्नीचर वगैरह ये हमारे लिए गुड्स होगा। ओके, लेकिन यही अगर मान लो जो क्लॉथ सेलिंग बिजनेस है तो उसके लिए यही फर्नीचर एसेट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल and which are used for producing the finished products which are also meant to be sold। यानी कि हमारा गुड्स में वो सभी चीज़ें आती है जो हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, जो कि हमने फिनिश प्रोडक्ट को भी सेल करना है। Thus for the a furniture dealer purchase of chairs tables is termed as goods, क्योंकि उसका काम फर्नीचर में डीलिंग का है। While for others it is a furniture and is termed as an asset। बाकियों के लिए तो फर्नीचर एसेट है ना। अगर मान लो कोई स्टेशनरी ट्रेडर है उसके लिए तो स्टेशनरी गुड्स है, जबकि दूसरों के लिए स्टेशनरी का जो है एक एक्सपेंस माना जाता है। नेक्स्ट टर्म है वाउचर। देखिए, वाउचर को हम ये कह सकते हैं, एक ये एविडेंस का काम करता है। एविडेंस का मतलब क्या हो जाता है कि एक प्रूफ का काम करता है। जो भी हमें ट्रांजैक्शन की है हमारे बिजनेस में,
सपोज आपने कैश सेल किया है, कैश परचेज किया है, या आपने क्रेडिट में सेल किया है, क्रेडिट परचेज किया है, या कुछ भी किया है, हर एक ट्रांजेक्शन का आपके पास जैसे इनवॉइस होते हैं, कैश मेमोज होते हैं, ये सभी हमारे वाउचर्स कहलाते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन का प्रूफ है। और ये जब आप ऑडिटिंग करवाते हैं ना अकाउंट्स की, जैसे सीए ऑडिटिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो वाउचिंग एक बेस का काम करता है ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। सो देखिए, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसी के बेसिस पे ही तो क्या होता है, हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, क्योंकि हमें उसी से ही पता चलेगा ना कि क्या है ट्रांजेक्शन का नेचर, हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। उसके बाद जो हम वाउचर की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ वाउचर में वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, क्योंकि देखो अलग अलग जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो खुद के नाम पे क्या करवाती हैं, वाउचर्स को प्रिंट करवाती हैं, तो जो फॉर्म है ना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यानी कि जो फॉर्मेट है। द फॉर्म ऑफ अ वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म सिंस वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय डिफरेंट फर्म्स इन देयर ओन नेम्स, ठीक है। Vouchers are prepared by accountant and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm। ये जरूर ध्यान रखना है, जो वाउचर्स हैं एक अकाउंटेंट या फिर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, और उसको हर वाउचर को एक नंबरिंग दी जाएगी और काउंटर साइन होगा वो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके द्वारा। देखिए अब जो हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे ना वो है हमारी डिस्काउंट, ओके। अब देखिए अब होता क्या है, जैसे आप खुद जाते हैं कुछ परचेज करने, आप देखते हैं कई बार आपको लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ओके। एक डिस्काउंट तो ऐसा होता है जो सभी कस्टमर्स को मिलता है, बट एक डिस्काउंट ऐसा होता है कि अगर आप इमीडिएटली कैश पेमेंट देंगे तो आपको मिलेगा अलग से, ओके। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखिए डिस्काउंट का सिंपल मीनिंग समझिए, इट इज़ अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। सेलर देगा ऑफ कोर्स बायर को, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जनरली हम लोग 2 टाइप्स का पढ़ते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट जो कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूँ तो ये जो है एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। When discount is allowed by a seller to its customers at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called trade discount। यानी कि जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है बाय द सेलर टू द कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस या फिर जो कैटलॉग प्राइस होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात आप अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ है, क्योंकि हम इसको डिडक्ट कर देते हैं इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये इजीली इटसेल्फ मतलब हम डिडक्ट हो जाता है ना ये, क्योंकि सभी कस्टमर्स को जनरली दिया जाता है ये, ठीक है, और फिक्स परसेंटेज पे दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी कैश डिस्काउंट। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की तो यहाँ पे क्या है कि उनसे हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट लेनी है, इमीडिएट पेमेंट लेनी है, तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं। यानी कि एक टाइप का उनको लालच आ जाता है कस्टमर्स को भी कि अगर हम अभी पेमेंट कर देंगे तो हमें थोड़ा बहुत कम पैसे पे करने पड़ेंगे। ऑन द सेम वे जो आपका सेलर होता है उसको उसी टाइम पेमेंट मिल जाती है जो कि वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकता है। सो व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, अगर आप इसी हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, एंड इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बस ये ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जबकि आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए एक और टर्म है बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स क्या होता है,
डेट मतलब जो उधार आपने दिया था, बैड मतलब वो अब बेकार हो चुका है, डूब चुका है। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। इरिकवरेबल मतलब अब हम उस डेटर से वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, और ये एक बिजनेस लॉस है, और इसीलिए हम इसको P&L अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एज एन एक्सपेंस। ध्यान रखना, ओके।